हेलो स्टूडेंट्स, रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रवि सर और आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एक छिपा हुआ कनेक्शन। पता ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यही इस पूरे चैप्टर की नींव है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, हम सब ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट होता है ना, जैसे कि टोस्टर में या फिर पानी गर्म करने वाले हीटर में। लेकिन क्या इसके और भी कोई असर हो सकते हैं? मतलब क्या बिजली में कोई ऐसी छिपी हुई ताकत भी है जिसके बारे में हमें पता नहीं? तो इसका जवाब एक बहुत गहरे लिंक में छिपा है, और वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी बिजली और चुंबक, ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कमाल का कनेक्शन आखिर पहली बार पता कैसे चला? इसके लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा और सुननी होगी एक बड़ी मजेदार कहानी, ऑर्स्टेड की एक्सीडेंटल डिस्कवरी की कहानी। तो इस कहानी के हीरो हैं हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। वो डेनमार्क के एक फिजिसिस्ट थे। और हाँ, ये जो डेट्स है ना, 1777 से 1851, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से काफी जरूरी हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। और वो खास साल था 1820। ये एक ऐसी तारीख है जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये साल तो आपको जरूर याद रखना है। तो हुआ ये कि 1820 में ओर्स्टेड अपना एक लेक्चर दे रहे थे और तभी उन्होंने एक्सीडेंटली एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब पास में रखे एक तार से करंट गुजरता है तो पास रखी कॉम्पस की सुई अचानक से हिलने लगती है। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, पर इसने साइंस की दुनिया में सचमुच तहलका मचा दिया। एक्सपेरिमेंट बड़ा ही सिंपल था, सोचने वाली बात है। देखिए, एक कॉपर की तार के पास एक कंपास रखा हुआ था। जैसे ही उस तार से करंट पास किया गया, बूम, कंपास की सुई अपनी जगह से हिल गई। मतलब जो सुई नॉर्थ साउथ दिखा रही थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, घूम गई। अब ये देखने में तो एक छोटी सी चीज थी, लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो एकदम क्रांतिकारी था। नतीजा क्या था? ये कि इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। ये पहली बार था जब किसी ने इन दो बड़ी ताकतों के बीच एक सीधा आंखों देखा कनेक्शन दिखाया था। और पता है, इसी खोज ने आगे चलकर इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर जैसी टेक्नोलॉजी की नींव रखी। तो बस इसी एक डिस्कवरी ने फिजिक्स की एक पूरी की पूरी नई ब्रांच को जन्म दे दिया, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलिए अब जरा इस प्रिंसिपल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये आखिर है क्या? वेल, ये बनाता है एक मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सोच रहे होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या भला है? तो इसे ऐसे समझिए, ये एक इनविजिबल मतलब न दिखने वाला फोर्स का एरिया है जो एक मैग्नेट के चारों तरफ होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हीटर के चारों तरफ गर्मी का एक एरिया होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। इसको ना अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप हाई वोल्टेज बिजली की तारों के पास से गुजर रहे हों और रेडियो में अजीब सी खरखराहट की आवाज आने लगे? वो स्टैटिक नॉइज। वो इसीलिए होता है क्योंकि बिजली की तारें अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती हैं जो रेडियो के सिग्नल में गड़बड़ी पैदा करती है। तो चलिए, अब जब हमने इस मजेदार टॉपिक की बेसिक बातें समझ ली हैं, तो क्यों ना देखा जाए कि हमें कितना याद रहा। तो तैयार हो जाइए अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो पहला सवाल ये रहा, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? और इसका सही जवाब है बिल्कुल हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। शाबाश। ठीक है, अगला सवाल। एक कंपास की सुई असल में एक छोटा सा डैश होती है, और इसका जवाब है बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक। जी हां, कंपास की हर सुई अपने आप में छोटा आजाद मैग्नेट होती है जिसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है। सवाल नंबर 3, जब एक कंपास को ऐसे तार के पास लाया जाता है जिसमें से करंट बह रहा हो तो क्या होता है? बिल्कुल सही, वो डिफ्लेक्ट होती है, यानी तार की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अपनी नॉर्मल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हट जाती है। ओके, चौथा सवाल ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है। मैग्नेटिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? और सही जवाब है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि।
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि ताकत ही नहीं होती, बल्कि एक खास डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, ओस्टेड का वो ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट किस साल में हुआ था? और सही जवाब है 1820। बहुत बढ़िया। तो हमारे अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड आखिर दिखती कैसी है। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मजेदार दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मैग्नेटिज्म को समझने के हमारे सफर के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि चुंबक काम कैसे करते हैं? आज हम उन्हीं अदृश्य ताकतों के राज खोलने वाले हैं जो उन्हें इतना शक्तिशाली बनाती हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक चुंबक के चारों तरफ फैला हुआ लोहे का बुरादा है। देख रहे हैं ये कैसे एक खूबसूरत सा पैटर्न बना रहा है। यह बस यूं ही बिखरी हुई लकीरें नहीं है, बल्कि ये एक छुपी हुई शक्ति का नक्शा है। तो चलिए इस रहस्यमयी पैटर्न को डिकोड करते हैं। इन लकीरों को पढ़ना सीखते हैं, बिल्कुल किसी खुफिया नक्शे की तरह। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये असल में इमेजिनरी लाइंस हैं। ये हमें दो चीजें बताती हैं, मैग्नेटिक फोर्स किस दिशा में जा रहा है और वो कितना ताकतवर है। सोचिए, अगर हम यहाँ एक छोटा सा कंपास रख दें तो उसकी सुई बिल्कुल इन्हीं लाइंस के रास्ते पर चलेगी। अच्छा, अब यहां से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, चुंबक के बाहर ये फोर्स हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुंबक के अंदर मामला पूरा उल्टा हो जाता है। ये रास्ता पलटकर साउथ से वापस नॉर्थ की ओर चला जाता है। अब इसे याद रखने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। बस याद रखिए नो एस, यानी नॉर्थ आउटसाइड साउथ। इससे हमेशा याद रहेगा कि चुंबक के बाहर फोर्स की डायरेक्शन क्या है। और क्योंकि ये अंदर वापस घूम जाती हैं, इसका मतलब यह है कि ये लाइंस हमेशा एक पूरा चक्कर लगाती हैं, एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। इनका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता, बस एक लगातार चलने वाला लूप है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ डायरेक्शन की नहीं है। ये लकीरें हमें इससे कहीं ज्यादा बताती हैं। ये भी बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इसे ऐसे समझिए, जहां पर ये लाइंस एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई हैं, बहुत घनी हैं, जैसे कि पोल्स पर, वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही मजबूत होता है, बिल्कुल जैसे रश आवर के ट्रैफिक की तरह। और जहां ये लाइंस दूर दूर फैली हुई हैं, वहां फील्ड कमजोर होता है, जैसे किसी गांव की शांत सड़क। और अब बारी है मैग्नेटिज्म के गोल्डन रूल की, एक ऐसा नियम जिसे ये फील्ड लाइंस कभी भी नहीं तोड़ सकती। तो जरा सोचिए वो क्या हो सकता है। ऐसी कौन सी एक चीज है जो इन लाइंस के लिए करना एकदम नामुमकिन है? ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, बस यही है वो गोल्डन रूल। और इसकी वजह बहुत सिंपल और लॉजिकल है। सोचिए, अगर दो लाइंस एक दूसरे को काट दें तो उस कटने वाले पॉइंट पर कंपास की सुई को दो अलग अलग दिशाओं में इशारा करना पड़ेगा, है ना? जो कि हो ही नहीं सकता। एक कंपास की सुई एक वक्त में एक ही दिशा बता सकती है, दो नहीं। तो चलिए अब तक जो भी सीखा उसे फटाफट टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? बिल्कुल सही। अगर जवाब साउथ से नॉर्थ था तो एकदम करेक्ट। अंदर का सफर हमेशा साउथ से ही शुरू होता है। अगला सवाल, वो गोल्डन रूल याद है? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती? क्योंकि एक कंपास एक ही समय में दो दिशाएं नहीं दिखा सकता। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल, मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहां होता है? पोल्स पर, यानी ध्रुवों पर, जहां लाइंस का ट्रैफिक जैम लगा होता है। चलिए अब ये फिल इन द ब्लैंक पूरा करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ब्लैंक कर्व्स होती हैं। इसका जवाब है क्लोज्ड, यानी कि बंद। वो हमेशा एक पूरा चक्कर लगाती हैं। अच्छा, अब एक थोड़ा ट्रिकी सवाल। अगर एक कंपास को मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास रखा जाए तो कंपास का नॉर्थ पोल किस तरफ इशारा करेगा? वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक जैसे पोल्स यानी लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भाषा पढ़ना आ गया है, और ये हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या हम सिर्फ इन कुदरती मैग्नेट के बजाय बिजली का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से ऐसे फील्ड बना और कंट्रोल कर सकते हैं? इस पर बात करेंगे हमारे अगले विश्लेषण में। नमस्कार,
आज हम फिजिक्स का एक ऐसा जादू सीखने वाले हैं जिससे एक अनदेखी, एक अदृश्य शक्ति को देखा जा सकेगा। और ये कोई आंखों का धोखा नहीं, ये है प्योर साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हर अच्छी मैजिक ट्रिक की तरह यहां भी एक सेटअप होता है। मान लीजिए कि एक सीधा तार है जिसमें से बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। अब ऊपर से देखने पर तो ये बस एक मामूली तार ही लगेगा, है ना? लेकिन इसके चारों ओर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। और ये रहा वो राज। जैसे ही हम इस तार के चारों ओर लोहे का बुरादा डालते हैं, वो अपने आप को एक खास पैटर्न में सजा लेता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ कोई ना कोई अनदेखी ताकत काम कर रही है। पर असली सवाल ये है, ये ताकत घूम किस दिशा में रही है? तो अभी जो हमने देखा उसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा नियम है। ये एक फंडामेंटल रूल है। जहां जहां बिजली होगी वहां वहां चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म जरूर होगा। मतलब हर इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता ही करता है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि एक अदृश्य फील्ड मौजूद है। तो अब इस ट्रिक का अगला हिस्सा है उसके आकार को समझना। ये जो पैटर्न बना है ना, ये कोई रैंडम पैटर्न नहीं है। ये लोहे का बुरादा हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड तार के चारों ओर बने गोलों यानी सर्कल्स का एक सेट है। ठीक वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं, एक के अंदर एक, जिनका सेंटर एक ही होता है। और बस यहीं पर असली पहेली सामने आती है। हमें इन सर्कल्स का शेप तो पता चल गया, पर इनकी डायरेक्शन क्या है? क्या ये घड़ी की सुई की तरह यानी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, या फिर घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में मतलब कि काउंटर क्लॉकवाइज? हर कमाल की मैजिक ट्रिक का एक फाइनल एक्ट होता है जहां सारा राज खुल जाता है। हमारी इस पहेली का जवाब भी एक बहुत ही आसान से नियम में छुपा है, और इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, यानी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये समझिए कि ये फिजिक्स का एक शानदार शॉर्टकट है जो हमें बिना किसी मशीन के सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने में मदद करता है। इसे आजमाना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सोचिए कि उस करंट वाले तार को दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है। दूसरा, अंगूठे को करंट की दिशा में रखना है। और तीसरा, बस ये देखना है कि बाकी उंगलियां तार के चारों ओर किस तरफ मुड़ रही हैं। बस वही है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। ये देखिए कितना सिंपल है। अंगूठा करंट की दिशा में और उंगलियां खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड का रास्ता बता देती हैं। है ना एकदम सरल और असरदार? तो अब जब इस ट्रिक का पर्दाफाश हो ही गया है, तो चलिए इसके पीछे के कुछ और राज भी जान लेते हैं। इस अदृश्य ताकत की सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं होती, इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ, एक ताकत भी होती है। देखिए, इस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत 2 मेन चीजों पर डिपेंड करती है। पहली, तार में जितना ज्यादा करंट बहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, और दूसरी, तार से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी फील्ड उतना ही कमजोर होता जाएगा। यही छोटा सा सिद्धांत इलेक्ट्रिक मोटर जैसी बड़ी बड़ी चीजों को पावर देता है। और एक मजेदार बात बताऊं, इस नियम का एक और नाम भी है, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। और ये नाम इसे याद रखने का एक और भी शानदार तरीका बताता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई पेचकस से एक स्क्रू कस रहा हो। जिस डायरेक्शन में स्क्रू आगे बढ़ता है वो है करंट की डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में हाथ घूमता है वो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये एनालॉजी इसे हमेशा के लिए याद रखने में बहुत मदद करती है। तो अब तक जो सीखा उसे परखने का समय आ गया है। चलिए कुछ फटाफट सवालों से ये चेक करते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, याद कीजिए लोहे के बुरादे ने कौन सा आकार बनाया था? बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड का आकार होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी संकेंद्रीय वृत्त। अगला सवाल, राइट हैंड थंब रूल में अंगूठा किस चीज को दिखाता है? एकदम करेक्ट, अंगूठा हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की दिशा की ओर इशारा करता है। और ये रहा आखिरी सवाल, ये फील्ड की ताकत के बारे में है। अगर करंट बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, ज्यादा करंट का मतलब है ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम सब ने सिर्फ एक नियम नहीं सीखा, हमने अदृश्य को देखना सीखा है। और ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि हमारे आसपास न जाने और कितने ऐसे छिपे हुए बल हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। अच्छा, एक मामूली सा तार जिसमें करंट दौड़ रहा हो वो तो एक बहुत ही कमजोर सा चुंबक होता है ना? पर क्या हो अगर हम बस उस तार को गोल घुमा दें? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ तार को मोड़ने से हम एक जबरदस्त, पावरफुल और कंट्रोलेबल मैग्नेट बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
तो हमारा आज का बड़ा सवाल यही है, आखिर एक सीधे साधे तार को एक पावरफुल और हाँ एक ऐसा चुंबक जिसे हम कंट्रोल कर सकें, उसमें बदला कैसे जाए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है, हम बस इस सीधे तार को पकड़कर एक गोल लूप में मोड़ देंगे। आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि ये छोटा सा काम इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे पूरी तरह से बदल देता है। अच्छा, एक चीज जल्दी से याद कर लेते हैं, जब भी किसी सीधे तार से करंट गुजरता है तो उसके चारों तरफ गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं, है ना? बिल्कुल वैसे जैसे पानी में पत्थर फेंको तो गोल गोल लहरें बनती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हम इस तार को गोल मोड़ देते हैं तो इन मैग्नेटिक लहरों का क्या होता है? क्या वो वैसी ही रहती हैं या फिर कुछ मजेदार होता है? चलिए देखते हैं। और यहीं पर असली जादू होता है। जैसे ही हम तार को मोड़ते हैं ना, सारी की सारी मैग्नेटिक पावर लूप के सेंटर में आके जमा हो जाती है। वो जो फैली फैली गोल लाइनें थी वो बीच में आके एकदम सीधी और पैरेलल हो जाती हैं। और इसका नतीजा सेंटर में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक लूप से हमें सेंटर में एक मजबूत फील्ड मिल गई। अब सोचिए इसे और भी ज्यादा पावरफुल कैसे बनाया जाए? तरीका बहुत सिंपल है। एक लूप की जगह हम एक के बाद एक कई सारे लूप्स लगा देंगे और बस इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, अपने पेन की स्प्रिंग के बारे में सोचिए। बस सोलेनॉइड भी कुछ वैसा ही है। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की एक स्प्रिंग है जिसमें तार के ढेर सारे फेरे एक दूसरे से बिल्कुल सटाकर लपेटे होते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सोलेनॉइड में हर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप के फील्ड के साथ जुड़ जाता है। मतलब अगर आपके पास 100 फेरे या कहिए 100 टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत एक अकेले टर्न के मुकाबले 100 गुना ज्यादा होगी। है ना पावर को मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल लेकिन ब्रिलियंट तरीका। तो ठीक है, हमने सोलेनॉइड तो बना लिया। अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी खासियत क्या है। देखिए, सोलेनॉइड की सबसे खास बात इसके अंदर है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह हर एक पॉइंट पर बिल्कुल एक जैसा होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर कमजोर हो और कहीं पर मजबूत, नहीं, ये पूरी तरह से एक समान यानी कि यूनिफॉर्म होता है। अब इस यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप सोलेनॉइड के अंदर कहीं भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को नापेंगे तो वो आपको हमेशा सेम मिलेगी। और इसे दिखाने के लिए हम एकदम सीधी और पैरेलल लाइंस बनाते हैं। ये लाइनें यही बताती हैं कि फोर्स हर जगह एक ही डायरेक्शन में और एक ही ताकत से लग रहा है। और अब आता है वो पॉइंट जहां सारी बातें आकर जुड़ जाती हैं। ये जो सोलेनॉइड हमने बनाया है ना, ये असल में एक बहुत जानी पहचानी चीज की तरह काम करता है। चलिए एक करंट वाले सोलेनॉइड को एक नॉर्मल बार मैग्नेट के बगल में रखकर देखते हैं। आप देखेंगे कि दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। दोनों के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। मतलब हर तरीके से ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि हमने बिजली का इस्तेमाल करके कामयाबी से एक आर्टिफिशियल बार मैग्नेट बना लिया है। एक सोलेनॉइड जिसमें करंट दौड़ रहा हो वो सिर्फ एक चुंबक जैसा नहीं है, वो असल में एक चुंबक ही है। तो चलिए, जो भी हमने अभी तक समझा उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से याद हो जाएं। तो क्या क्या याद रखना है? पहली बात, बहुत सारे गोल फेरों वाली कॉइल को हम सोलेनॉइड कहते हैं। दूसरी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधी और पैरेलल होती हैं, मतलब फील्ड पूरी तरह से यूनिफॉर्म होता है। तीसरी बात, इसका एक सिरा नॉर्थ पोल की तरह काम करता है तो दूसरा साउथ पोल की तरह। और हाँ, सबसे जरूरी, जितने ज्यादा फेरे होंगे कॉइल उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। 100 फेरे मतलब 100 गुना ज्यादा ताकत। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हमने ये तो देख लिया कि बिजली से चुंबक बन सकता है, पर क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? मतलब क्या हम किसी चुंबक का इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर। तो चलिए वापस जुड़ते हैं। भाग 4 में हमने एक परिनालिका बनाई थी। अब उसे सुपर पावर देने का टाइम आ गया है, उसे एक जबरदस्त शक्तिशाली चुंबक में बदलने का। तो बस शुरू करते हैं भाग 5। पिछली बार वाली परिनालिका तो याद ही होगी। हाँ, वो अपने अंदर एक बहुत ही, कह सकते हैं आप, सलीके का एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। पर सच कहूं,
असली ताकत के मामले में वो थोड़ी फीकी पड़ जाती है। आज इसी कहानी को बदलने का दिन है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इस सीधी साधी परिनालिका की मैग्नेटिक पावर को कई गुना मतलब नाटकीय रूप से कैसे बढ़ाया जाए? क्या कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, कोई ऐसी चीज है जिसे हम इसमें डाल दें और ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए? तो चलिए अब एक्शन में आते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली कॉइल को एक इंडस्ट्रियल ग्रेड के सुपर चुंबक में बदला जाता है। असली मैजिक अब शुरू होगा। और जवाब है विद्युत चुंबक। और कमाल की बात यह है कि इसका आइडिया बहुत सिंपल है। बस अपनी परिनालिका के अंदर नरम लोहे का एक टुकड़ा रख दो। बस इतना सा बदलाव और सब कुछ बदल जाता है। तो देखिए होता क्या है, परिनालिका का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नरम लोहे के कोर को एक तरह से जगा देता है और उसे खुद एक पावरफुल चुंबक बना देता है। और जब इन दोनों की ताकतें एक साथ मिलती है ना, तो बनता है एक सुपर चुंबक। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था? नरम लोहा। लेकिन सवाल यह है कि नरम लोहा ही क्यों? स्टील क्यों नहीं, या कोई और मेटल? चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। यही तो इसकी सुपर पावर है। जैसे ही करंट ऑन किया, बूम, नरम लोहा एक जबरदस्त चुंबक बन जाता है। और जैसे ही करंट बंद किया, फुस, उसका सारा चुंबकत्व लगभग गायब। यही जो ऑन ऑफ वाला कंट्रोल है ना, यही इसे इतना काम का बनाता है। और ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के सबसे बड़े फायदे पर ले आता है, पूरा कंट्रोल। मतलब एक ऐसा चुंबक जिसके साथ एक ऑन ऑफ स्विच हो, जब चाहे पावर ऑन, जब चाहे पावर ऑफ। अब जरा इसकी तुलना एक परमानेंट मैग्नेट से करके देखिए। जैसे वो छड़ वाला चुंबक होता है, वो तो हमेशा ऑन मोड में रहता है, उसकी ताकत फिक्स है, उसके पोल्स फिक्स हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ताकत कम ज्यादा कर सकते हैं, और तो और उसके नॉर्थ और साउथ पोल को भी पलट सकते हैं। कमाल है ना? तो ठीक है, ये कंट्रोल वाली मैग्नेटिक पावर असल दुनिया में कहां काम आती है? आइए इसका एक बहुत ही दमदार उदाहरण देखते हैं। सोचिए जरा, सिर्फ एक चुंबक से पूरी की पूरी कार उठा लेना। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना, पर यह सच है। कबाड़ खानों में यह रोज होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इस शानदार सिद्धांत की वजह से। देखिए यह प्रोसेस कितना सिंपल और पावरफुल है। क्रेन अपने चुंबक को कार के ऊपर लाती है, अभी करंट बंद है, कुछ नहीं होता। फिर ऑपरेटर बस एक स्विच दबाता है, करंट चालू होता है और खटाक, कार हवा में उठकर चुंबक से चिपक जाती है। क्रेन उसे नई जगह ले जाती है, ऑपरेटर फिर से स्विच दबाता है, करंट बंद और कार नीचे। यह सब मुमकिन है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैग्नेटिज्म को अपनी मर्जी से ऑन और ऑफ किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, काफी कुछ समझ लिया है हमने। अब ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ दिमाग में बैठ गया है, चलिए कुछ छोटे छोटे सवालों से इसे परखते हैं। तो हो जाए तैयार। पहला सवाल, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसे परिनालिका के अंदर डालने से वो सुपर पावरफुल बन जाती है? जी हाँ, नरम लोहा। और ये परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये लगभग फौरन मैग्नेट बन सकता है और फौरन ही अपनी मैग्नेटिक पावर खो भी सकता है। अगला सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है या टेम्पररी? सही जवाब है टेम्पररी। मतलब ये सिर्फ तभी तक चुंबक है जब तक इसके कॉइल्स में से करंट बह रहा हो। करंट नहीं तो चुंबक भी नहीं। ये एक बहुत खास बात है। क्या इसके पोल्स को, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल को बदला जा सकता है? हाँ बिल्कुल, बस करंट के बहने की दिशा को उल्टा कर दीजिए और नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये बहुत सारी जगहों पर बहुत काम आती है। और आखिरी सवाल, ये ताकत के बारे में है। कौन ज्यादा पावरफुल है, एक खाली परिनालिका या फिर वो परिनालिका जिसके अंदर नरम लोहे का कोर हो? ये तो जाहिर है, नरम लोहे के कोर वाली परिनालिका वही नरम लोहा ही तो है जो एक साधारण परिनालिका को एक सुपर चुंबक में बदल देता है और उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए इसी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक स्विच से एक कार को उठाया जा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि बिजली और चुंबकत्व के बीच ये जबरदस्त जुगलबंदी और क्या-क्या कमाल कर सकती है। हमारी दुनिया को चलाने वाली मोटरों से लेकर हमें बिजली देने वाले जनरेटर तक, इसकी संभावनाएं सच में बहुत बड़ी हैं। रवि सर हियर। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि मैग्नेट्स लोहे को अपनी तरफ खींचते हैं, राइट? पर क्या कभी सोचा है कि एक मैग्नेट किसी तार को धक्का भी दे सकता है? मतलब लिटरली एक किक मार सकता है?
चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक ऐसे छुपे हुए फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा फोर्स जो दिखता तो नहीं पर है बहुत ज्यादा पावरफुल। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। बस इतना समझिए कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को, मतलब एक ऐसे तार को जिसमें से बिजली बह रही हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है ना, तो उस पर एक फोर्स लगता है, एक धक्का सा महसूस होता है उसे। बस यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक फंडामेंटल रूल। और ये आइडिया सबसे पहले आया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मरी एम्पेयर के दिमाग में। उन्होंने सोचा कि भाई अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है तो इसका उल्टा भी तो सच होना चाहिए। मतलब मैग्नेट को भी तो करंट पर वापस फोर्स लगाना चाहिए, है ना। ये कुछ न्यूटन के थर्ड लॉ जैसा ही है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थियोरी की बातें तो हो गई, पर सवाल ये है कि क्या हम इस इनविजिबल फोर्स को एक्चुअली देख सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। चलिए एक बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो इस फोर्स को हमारी आंखों के सामने ले आएगा। देखिए इस एक्सपेरिमेंट की सबसे कूल बात क्या है, इसकी सिंप्लिसिटी। सेटअप एकदम आसान है। एक छोटी सी एल्युमिनियम की रॉड ली, उसे ऐसे लटका दिया कि वो आराम से हिल-डुल सके। फिर उसे एक पावरफुल हॉर्सशू मैग्नेट के पोल्स के बीच में रख दिया और बस अब इसमें से करंट पास कराना है। और फिर देखिए क्या होता है। जैसे ही स्विच ऑन किया और करंट बहना शुरू हुआ, बूम, रॉड एक तरफ खिसक जाती है। किसी ने उसे छुआ तक नहीं, फिर भी वो हिल गई। यही है वो मैग्नेटिक फोर्स इन एक्शन, वो किक जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये तो हमने देख लिया कि फोर्स लगता है, पर ये काम कैसे करता है? क्या हम इसकी डायरेक्शन या इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके रूल्स भी बड़े सिंपल हैं। चलिए जानते हैं। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। मान लीजिए हमने वायर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो जानते हैं क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। रॉड अब दूसरी तरफ खिसकेगी। और एग्जैक्टली यही चीज तब भी होती है जब हम मैग्नेट के पोल्स को बदल देते हैं। मतलब नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ ले आते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि सबसे ज्यादा जोर का धक्का, अब मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा? इसका भी एक सिंपल सा रूल है। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब ठीक 90 डिग्री के एंगल पर, तब ये फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन पता कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही हैंडी ट्रिक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बस अपना बायां हाथ लीजिए, अपनी पहली उंगली यानी फोर फिंगर को रखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, बीच वाली यानी मिडिल फिंगर को रखिए करंट की डायरेक्शन में। तो आपका अंगूठा यानी थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। सिंपल। चलिए बहुत कुछ समझ लिया, अब एक क्विक फायर राउंड हो जाए। देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए। रेडी? पहला सवाल, वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था कि एक मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाता है? बिल्कुल सही, वो थे आंद्रे मरी एम्पेयर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फील्ड में उनका काम फंडामेंटल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर पर फोर्स मैक्सिमम कब होता है? याद कीजिए वो मैजिक एंगल। एग्जैक्टली, जब करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्रीज पर हो। ओके, अगला सवाल, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो फोर्स का क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। एकदम सिंपल। ये वाला सवाल थोड़ा ट्रिकी है पर इम्पोर्टेंट है। क्या कोई स्टेशनरी चार्ज, मतलब ऐसा चार्ज जो मूव नहीं कर रहा, वो भी ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इसका जवाब है नहीं, और यही की पॉइंट है। ये फोर्स सिर्फ मूविंग चार्जेस पर लगता है, और मूविंग चार्जेस को ही तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसीलिए एक रुके हुए चार्ज को कोई मैग्नेटिक फोर्स फील नहीं होता। और आखिर में एक सोचने वाली बात, यही छोटा सा किक, यही मैग्नेटिक फोर्स हमारी दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर का सीक्रेट है। पंखे, गाड़ियां, मिक्सर्स सब इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। तो अगली बार जब किसी मोटर को घूमते हुए देखें तो याद रखिएगा कि ये सब एक तार पर लगने वाले एक छोटे से इनविजिबल धक्के से ही शुरू होता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अदृश्य शक्ति, एक इनविजिबल फोर्स हमारे पंखों को कैसे घुमाती है या स्पीकर से आवाज कैसे निकालती है? इसका जवाब छुपा है फिजिक्स के एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल रूल में, फ्लेमिंग्स का वाम हस्त नियम। चलिए आज इसे इतने आसान तरीके से समझते हैं ना कि आप इसे कभी नहीं भूलें। तो चलिए
सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भाई होता क्या है जब बिजली और चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में मिलते हैं? जवाब आपको शायद हैरान कर दे, क्योंकि इस टकराव से एक असली फिजिकल फोर्स पैदा होता है। और जवाब है एक धक्का। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जैसे ही इस रॉड से करंट गुजरता है, ये हिलने लगती है। देखिए, इसे कोई छू भी नहीं रहा है, फिर भी इस पर एक अदृश्य लेकिन बहुत ही रियल फोर्स काम कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी किसी तार जिसमें से करंट बह रहा हो को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर एक बल लगता है, एक धक्का लगता है। पर सवाल ये है कि ये धक्का किस दिशा में लगेगा? ये रैंडमली कहीं भी नहीं लगता। इस इनविजिबल पुश की जो डायरेक्शन है वो कोई मिस्ट्री नहीं है। ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली, करंट किस दिशा में बह रहा है, और दूसरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अब देखिए, यहां पर चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर हम सिर्फ करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो फोर्स की डायरेक्शन भी पलट जाती है, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करें तो भी फोर्स की डायरेक्शन पलट जाती है। तो सवाल यह है कि हम पहले से कैसे पता लगा सकते हैं कि ये तार किस तरफ हिलेगा? और बस इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक खास टूल की जरूरत है, एक ऐसा तरीका जो हमें पहले ही बता दे कि ये अदृश्य धक्का किस दिशा में लगने वाला है। और वो टूल पता है कहां है? हमारे अपने हाथ में। इसी को कहते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये एक जीनियस तरीका है ये पता लगाने का कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। बस एक शर्त है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होने चाहिए। ठीक है, तो अब सब मेरे साथ करेंगे। अपना बायां हाथ लेफ्ट हैंड आगे निकालिए। अब जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, अपने अंगूठे, पहली उंगली यानी 4 फिंगर और बीच की उंगली को इस तरह फैलाइए कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएं। हाँ, थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सारा राज इसी में छिपा है। अब देखिए, हर उंगली एक कोड की तरह है। अपनी पहली उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, अपनी बीच वाली उंगली को करंट के फ्लो की डायरेक्शन में, और बस आपका अंगूठा अपने आप उस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा जिधर फोर्स लगेगा। है ना सिंपल? और इसे हमेशा याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, FBI। जी हाँ, F से फोर्स यानी बल, ये है आपका अंगूठा। B से B फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपकी पहली उंगली। और I से करंट यानी बिजली की धारा, ये है आपकी बीच की उंगली। बस FBI याद रखिए और आप ये रूल कभी नहीं भूलेंगे। तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ फिजिक्स की किताबों के लिए है, बिल्कुल नहीं। ये इनविजिबल फोर्स हर रोज हर पल हमारे आसपास काम कर रहा है और उन डिवाइसेस को पावर दे रहा है जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अरे यही तो वो प्रिंसिपल है जिससे इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। आपके घर के पंखे से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक सब इसी पर काम करते हैं। यहाँ तक कि स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स के पीछे भी यही साइंस है। सच कहूं तो ये हमारी मॉडर्न लाइफ की फाउंडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इतनी सारी बातों का आखिर मतलब क्या है? हमें इससे क्या सीखना चाहिए? ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये नियम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। ये समझना कि करंट और मैग्नेटिज्म मिलकर एक प्रेडिक्टेबल फोर्स पैदा कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी जिसने इलेक्ट्रिक मोटर को जन्म दिया, और उसके साथ साथ उन अनगिनत टेक्नोलॉजीज को जो आज हमारी दुनिया चला रही हैं। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। लेफ्ट हैंड रूल ने हमें बताया कि बिजली का इस्तेमाल करके मोशन कैसे पैदा करें, जैसा कि मोटर्स में होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा करना हो, यानी मोशन से बिजली बनानी हो, जैसा एक जनरेटर में होता है, उसके लिए हमें एक बिल्कुल अलग रूल चाहिए, और हाँ, एक अलग हाथ भी। सोचिएगा इस बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे घरों की बिजली की। ये जो लाल तार, काला तार होते हैं, इनका आखिर मतलब क्या है? आइए आज इसी को समझते हैं। कभी सोचा है कि घर की दीवारों के अंदर आखिर चल क्या रहा है? मतलब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, अंदर होता क्या है? चलिए आज इसी का एक छोटा सा वर्चुअल टूर करते हैं। तो ये जो डायग्राम है ना, ये हमारा गाइड है। हम बिल्कुल मेन सप्लाई से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि ये बिजली घर के हर कोने तक, आपके पसंदीदा अप्लायंस तक पहुंचती कैसे है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज समझते हैं। ये जो 3 मुख्य तार हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं और इनके जो रंग हैं, उनका क्या मतलब है? ये है लाइव वायर। इसकी पहचान है इसका लाल रंग का कवर।
याद रखिए, यही वो तार है जो पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज वाली बिजली को सीधे हमारे घरों तक लेकर आती है। अच्छा, अब आती है न्यूट्रल वायर, जो हमेशा काले रंग के कवर में होती है। देखिए, अगर लाइव वायर करंट को अंदर ला रही है तो न्यूट्रल वायर उसे वापस जाने का रास्ता देती है। इसके बिना सर्किट ही पूरा नहीं होगा और कोई भी अप्लायंस काम नहीं करेगा। और भारत में इन दोनों तारों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस या कह लें कि वोल्टेज होता है, वो है 220 वोल्ट। हमारे ज्यादातर अप्लायंसेस इसी स्टैंडर्ड वोल्टेज पर काम करने के लिए बने होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी तार की, खासकर जब बात सेफ्टी की हो। यह है हमारी अर्थ वायर। अर्थ वायर जो है वो हमेशा हरे रंग की होती है। नॉर्मली इसमें कोई करंट नहीं बहता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, हमारी सेफ्टी। तो ये काम कैसे करती है? चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए फ्रिज या टोस्टर की मेटल बॉडी में किसी वजह से करंट लीक हो जाता है। अब अगर कोई उसे छू ले तो बहुत खतरनाक शॉक लग सकता है। लेकिन यहीं पर अर्थ वायर काम आती है। वो उस लीकेज करंट को फौरन एक आसान सा रास्ता देकर सीधा जमीन में भेज देती है और इस तरह हम सेफ रहते हैं। ठीक है, तो अब हम इन तीनों तारों के बारे में जान गए हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमारे घर के सारे अप्लायंसेस तक पावर पहुंचाती कैसे हैं। हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस हैं, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, टीवी हो, सब के सब पैरेलल में जुड़े होते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? भाई सिंपल है, पैरेलल कनेक्शन में हर अप्लायंस को पूरा 220 वोल्ट मिलता है और हर एक का अपना अलग स्विच होता है। अगर इन्हें सीरीज में जोड़ लें तो वोल्टेज बढ़ जाएगा और मजे की बात, अगर एक बल्ब भी फ्यूज हुआ तो उस लाइन के सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। याद है वो दिवाली की पुरानी लड़ियां? बिल्कुल वैसा ही। तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए, देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तो पहला सवाल, वो तार जो घर में बिजली लाती है यानी लाइव वायर, उसका रंग क्या होता है? एकदम सही, लाल रंग, जो हाई वोल्टेज और एक तरह से खतरे का भी संकेत है। अगला सवाल, हमारे घरों में स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना सप्लाई होता है? सही जवाब 220 वोल्ट। यही वो स्टैंडर्ड है जिस पर हमारे सारे अप्लायंसेस ठीक से काम करते हैं। अच्छा, अब सेफ्टी की बात करते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए जो अर्थ वायर है उसका रंग क्या होता है? हरा रंग। ये सेफ्टी और ग्राउंडिंग मतलब जमीन से जुड़ाव का प्रतीक है। याद रखने में भी आसान है। और ये सवाल थोड़ा सोचने वाला है। घर के सारे अप्लायंसेस पैरेलल में ही क्यों जोड़े जाते हैं? इसके दो मेन कारण हैं। पहला, ताकि हर अप्लायंस को बराबर यानी पूरा 220 वोल्ट मिले, और दूसरा, ताकि हर एक को हम इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग ऑन या ऑफ कर सकें। और आखिरी सवाल, वो कौन सी तार है जो करंट को वापस जाने का रास्ता देकर सर्किट को पूरा करती है? बिल्कुल सही, ये है न्यूट्रल वायर, जिसका रंग होता है काला। यही करंट के फ्लो को कंप्लीट करती है। तो देखिए, बात बस इतनी सी है कि जब हम इन तारों के पीछे के क्यों को समझते हैं तो हम बिजली को सिर्फ एक सुविधा की तरह नहीं देखते, हम इसे एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में देखते हैं, जिसका इस्तेमाल हमेशा सावधानी और सम्मान के साथ करना चाहिए। तो हमने अर्थ वायर की तो बात कर ली, जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है, पर एक और बहुत ही जरूरी सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे कीमती अप्लायंसेस और पूरे घर की वायरिंग को ओवरलोडिंग से होने वाले नुकसान से बचाता है। जरा सोचिए, वो क्या हो सकता है? नमस्कार, रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है और यह है इस चैप्टर का आखिरी विश्लेषण। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प चीजों पर बात करेंगे। एक तो वो जो हमारे घरों में हमें बचाती है और दूसरी वो जो हमें हमारे ही शरीर के अंदर देखने में मदद करती है। इस पूरी सीरीज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, घर की वायरिंग और एक एडवांस्ड मेडिकल स्कैन, इन दोनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। तो कनेक्शन समझने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा। मतलब जब हमारे घरों में बिजली का करंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो असल में होता क्या है और ये इतना खतरनाक क्यों होता है? देखिए, हमारे बिजली के सर्किट पर ना दो बड़े खतरे मंडराते रहते हैं। पहला है शॉर्ट सर्किट। ये तब होता है जब लाइव और न्यूट्रल तार जो अलग अलग रहने चाहिए गलती से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और दूसरा है ओवरलोडिंग, मतलब एक ही सॉकेट से बहुत ज्यादा पावर खींचना। सोचिए, एक ही जगह हीटर भी लगा दिया, प्रेस भी और माइक्रोवेव भी, बस हो गया ओवरलोड। तो भाई इन खतरों से अपने महंगे महंगे अप्लायंसेस को कैसे बचाया जाए? इसका जवाब एक बहुत ही छोटे से लेकिन बड़े काम के डिवाइस में छिपा है, और वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज।
ये एक छोटा सा सेफ्टी गार्ड है जो हमारे घर के हर सर्किट में लगा होता है ताकि हमारे कीमती सामान को बड़े नुकसान से बचाया जा सके। फ्यूज का काम करने का तरीका ना बड़ा सीधा साधा है। ये एक तरह से अपनी कुर्बानी देता है। देखिए, इसके अंदर एक बहुत पतला तार होता है। जब भी करंट खतरनाक लेवल तक बढ़ता है तो ये तार बहुत तेजी से गर्म होता है और गर्म होकर पिघल जाता है। जैसे ही तार पिघला, सर्किट टूट गया, बिजली का फ्लो तुरंत बंद और हमारा टीवी, फ्रिज सब कुछ बच गया। इसी को जूल हीटिंग का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, तो हमने देखा कि कैसे बिजली का करंट गर्मी पैदा करता है, पर क्या किसी ने सोचा है कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी बहुत ही हल्का सा करंट हमेशा बहता रहता है? चलिए अब घर की वायरिंग से निकलकर अपने शरीर की वायरिंग को समझते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब भी हम कुछ सोचते हैं या किसी चीज को छूते हैं तो हमारी नसें यानी नर्व सेल्स छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती हैं और ये सिग्नल अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। और पता है ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी कमजोर होती है? हमारी धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका लगभग 1 अरबवां हिस्सा। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इतनी कमजोर फील्ड को भी पकड़ सकती है। हमारे शरीर में 2 जगह ऐसी हैं जहां ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। एक हमारा दिल और दूसरा हमारा दिमाग। तो सवाल यह है कि डॉक्टर शरीर के अंदर की इन बहुत ही बारीक मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके हमारे अंदर झांकते कैसे हैं? और यहीं पर सीन में एंट्री होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI की। ये एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो बिना कोई कट लगाए हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसकी एकदम साफ तस्वीरें बना सकती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ा चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को एक खास पैटर्न में लाइन में लगा देता है। MRI मशीन भी कुछ वैसा ही करती है। वो अपने बहुत शक्तिशाली चुंबक का इस्तेमाल करके हमारे शरीर की कमजोर मैग्नेटिक फील्ड्स का एक डिटेल्ड नक्शा बना लेती है। कमाल है ना? तो हमने फ्यूज से लेकर MRI तक का सफर तय किया। अब कुछ मजेदार सवालों के साथ देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा, जरा याद करने की कोशिश कीजिए, वो क्या चीज है जो फ्यूज के तार को पिघला देती है? बिल्कुल सही, ये काम करता है करंट के हीटिंग इफेक्ट पर, जिसे जूल हीटिंग भी कहते हैं। सिंपल सा रूल है, ज्यादा करंट मतलब ज्यादा गर्मी। अगला सवाल, शॉर्ट सर्किट में कौन से 2 तारों की टक्कर होती है, लाइव तार और? एकदम सही जवाब, न्यूट्रल तार। जब लाइव और न्यूट्रल तार डायरेक्ट टच हो जाते हैं तो करंट के लिए एक शॉर्टकट बन जाता है और फिर हो सकता है एक छोटा मोटा धमाका। चलिए अब शरीर की बात करते हैं। हमारे शरीर में वो कौन से 2 मेन मैग्नेटिक हब हैं? जी हाँ, वो हैं हमारा दिल और हमारा दिमाग। ये दोनों ही हमारे शरीर के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक पावर हाउसेस हैं। ये वाला तो काफी आसान होना चाहिए। MRI का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जैसा नाम वैसा काम। और ये रहा आखिरी सवाल, ये थोड़ा सोचने वाला है। अगर फ्यूज का काम पूरे सर्किट को बंद करना है तो उसे सर्किट में कैसे जोड़ा जाएगा, सीरीज में या पैरेलल में? और सही जवाब है सीरीज में। उसे सीरीज में ही लगाना पड़ेगा ताकि जब वो पिघले तो पूरे सर्किट का रास्ता ही बंद हो जाए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और हाँ, रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।